आमतौर पर कहीं चुनाव होता है तो बात होती है स्थानीय मुद्दों की, बात होती है जनता क्या चाहती है। कई बार कद्दावर नेता होते हैं तो नेता की छवि पर बात की जाती है। कई बार पार्टी की पहचान उस सीट से जुड़ी होती है क्योंकि पार्टी डोमिनेट करती आती है, इस तरह का इतिहास होता है, तो पार्टी की छवि को लेकर पार्टी विशेष पर बात हो जाती है। लेकिन कई बार नतीजे ऐसे होते हैं उस सीट से जो व्यापक असर डालते हैं, और इस बार घोसी उपचुनाव के नतीजे ऐसा ही असर डालने वाले हैं। ये एक सवाल है कि क्या ये असर बहुत व्यापक संदेश लेकर जाएंगे, क्योंकि राजनीति 2024 को लेकर भी अब देखी जा रही है। घोसी उपचुनाव में वैसे तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है, लेकिन यहां पर जो नतीजे निकल कर आएंगे उसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जाएगा, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है और एक अलायंस भी हुआ है जिसको लेकर भी ये दबदबा देखा जाएगा कि क्या उस दिशा में उतना दम सबके साथ आने पर नजर आता है या बीजेपी अपना दम बरकरार रखती है। इस पर हम बात करेंगे। दो वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ हैं, राघवेंद्र द्विवेदी हमारे साथ हैं, पवन सिंह सेगर हमारे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत। और चर्चा हम जो कर रहे हैं उपचुनाव के नतीजों को लेकर, क्योंकि एक सीट ऐसी आ गई है सामने जिसके नतीजे सिर्फ वहां के लोगों को इंतजार नहीं है कि उनका नेता कौन होगा, इंतजार इस बात का भी है कि वहां के नतीजे क्या असर डालेंगे 24 को लेकर, और क्या सबका अलायंस एक तरीके से जो परिभाषित किया जा रहा है कि व्यापक होगा, दम रखता है या नहीं, वो भी टेस्टिंग है। कैसे देखा जाए इसको? देखिए, बहुत कम ऐसा होता है जब कहीं उपचुनाव हो और इतनी गहमा-गहमी हो, राजनीतिक गहमा-गहमी। विनय जी और बताएंगे, ज़्यादा रोशनी डालेंगे कि कितना तापमान था राजनीतिक रूप से। समस्या क्या है कि जिस समाजवादी पार्टी ने 15 महीने पहले दारा सिंह को जिता के भिजवाया था विधानसभा में, उन कार्यकर्ताओं ने फिर से इस बार जो पलटी मारी है। अखिलेश यादव ने कल एक अपील जारी की। उस अपील में उन्होंने इस बात को कहा कि यहाँ की जनता अब खुद को जिताएगी। मोहर इस बात पर लगाया जाए कि क्या एक ऐसा व्यक्ति उनके लिए सूट करेगा उनको जो दल बदलू है, तो दल बदलू का जो फैक्टर है उसको प्रमुखता दी जाए। दूसरी बात है कि बीजेपी ने पूरा जो कुनबा उतार दिया, 40 स्टार प्रचारकों की पूरी एक फ़ौज खड़ी कर दी वहाँ, और जो बाहर से बड़ी संख्या में विधायक मंत्री पहुँचे। ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी, हालांकि 10 उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में, लेकिन मुकाबला इन्हीं दो के बीच में है। सुधाकर सिंह जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और दारा सिंह जो अभी अभी कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए हैं, समाजवादी पार्टी से आए हैं, इन दो के बीच में मुकाबला है। इसमें सारी लड़ाई इस बात की है कि एनडीए बनाम INDIA जो गठबंधन है उसको लेकर मैसेज क्या जाएगा, क्या फ्लोट किया जाएगा, अगर नतीजे जो भी आएंगे। लेकिन उससे एक 2024 के चुनावी हवा का एक टटोलने का जो अंदाज है उसको लेकर लोग एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। क्या आप भी ये महसूस कर रहे हैं कि स्थानीय मुद्दे जो होते हैं वो उस पर ज़्यादा ये हावी हो गया है कि इस साख की लड़ाई बन गई है और ये बहुत कुछ इससे सिग्नल मिलेगा 24 की लड़ाई का? आप भी मानते हैं सर? बिल्कुल। देखिए, 2024 से पहले का ये लिटमस टेस्ट है, और ख़ास तौर से मऊ जनपद का ये घोसी विधानसभा क्षेत्र है, और मऊ गाजीपुर से मुख्तार अंसारी एंड फैमिली आती है जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जिसके खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारी कार्रवाई की। पिछले दिनों आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ ने बुलडोज़र का जिक्र किया, और जिस बात का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट 2022 के चुनाव में रहा वो बुलडोज़र का रहा, उसका जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया। दूसरी बात, शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से वहाँ पे डेरा डाले हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ओम प्रकाश राजभर का भी लिटमस टेस्ट है, क्योंकि पूर्वांचल और ख़ासतौर से मऊ बलिया के क्षेत्र में उनका वोट बैंक है, और उसकी बदौलत वो ब्लैकमेल करते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कहिए या समाजवादी पार्टी को कहिए। और 2024 से पहले अगर जो गठबंधन अलायंस बड़ा जो दिखाया जा रहा है उसकी जीत होती है तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को नए सिरे से सोचना पड़ेगा कि कमी कहाँ है, क्योंकि जातिगत फैक्टर भी महत्वपूर्ण है। सुधाकर सिंह छत्री बिरादरी से आते हैं, और पिछली बार 22 में योगी आदित्यनाथ की बदौलत छत्री बिरादरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का काम किया। दारा सिंह चौहान चूँकि दल बदल करके आए हैं और भारतीय जनता पार्टी से एक बार चुनावी मैदान में है, और लोग जानते हैं कि जीतने के बाद ये मंत्री बनेंगे, उसका भी है। वहाँ पे तमाम सारे बड़े नेता, चाहे वो दोनों डिप्टी CM की आप बात कर लीजिए, या दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री हैं, बलिया से आते हैं, घोसी सटा हुआ विधानसभा है, तो इन तमाम लोग वहाँ पे लगातार बने रहे और चुनाव प्रचार किए। पहली बार अखिलेश यादव भी उपचुनाव में गए हैं घोसी, उससे पहले अपने भाई का चुनाव था उपचुनाव लोकसभा धर्मेंद्र यादव का, उसमें नहीं गए वो चुनाव। रामपुर में चुनाव था, वहाँ पर प्रचार करने के लिए जो चाहिए था वो नहीं गए। ये कहा जाता था कि अखिलेश यादव जब अमित शाह और प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं वहाँ जाएंगे, लेकिन छोटे चुनाव में नहीं जाएंगे। लेकिन पहली बार उनको ये लग रहा है कि घोसी चुनाव हम जीत सकते हैं, लिहाजा वो चुनाव प्रचार में गए। ऐसा क्यों लग रहा है? और ये भी सवाल मैं जोड़ना चाहूंगा इससे लेकर कि क्या, जैसे कि चुनावी पंडित कई बार आंकड़ा दिखाते हैं कि दो पार्टियां एक हो गई तो वोट
शेयर दोनों का मिला लिया जाए, लेकिन ऐसा हमने देखा नहीं। जब हमने देखा बीएसपी और सपा साथ आए तो भी नहीं हुआ, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हुए तो भी साथ में इस तरीके से नहीं दिखा। लेकिन ये टेस्टिंग हो रही है जो आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे थे, क्या ये टेस्टिंग इस बात की है कि जो वोटर सबका अलग अलग है वो एक साथ जाने को तैयार भी है या नहीं है? एग्जैक्टली यही बात है। और जिस अलायंस की पहले जिक्र किया आपने, बीएसपी सपा का, कांग्रेस सपा का, तो अलायंस ही देखा जाए तो गलत था। जिसके साथ लोकसभा में अलायंस करना था उसके साथ उन्होंने विधानसभा में किया, जिसके साथ विधानसभा में करना था उसके साथ लोकसभा में किया। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक अपील जारी की है कि सभी लोग वोट करें समाजवादी पार्टी को, और दलित, मुस्लिम, छत्री, इस तरीके से अगर समीकरण वोट बैंक का देखेंगे तो घोसी विधानसभा में ये प्रायोरिटी अगर टेस्ट किया जाए, लिस्ट किया जाए तो वो ऐसे आएगा। और दलित वोट बैंक 2014 के बाद मैक्सिमम शिफ्ट हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। और आजमगढ़ उपचुनाव में मायावती ने प्रत्याशी खड़ा कर दिया, इसलिए धर्मेंद्र यादव चुनाव लंबे मार्जिन से हार गए और योगी आदित्यनाथ की वहाँ पे फील्डिंग थी। इस बार विपक्ष वो गलती नहीं करना चाह रहा है। मायावती ने भी कोई प्रत्याशी नहीं दिया, हालांकि वो उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं देती हैं, उन मानती हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी का वो चुनाव होता है, मशीनरी का दुरुपयोग होता है, इसलिए वो प्रत्याशी नहीं देती हैं। लेकिन इस बार उनका प्रत्याशी न देना ये भी एक बड़ी चाल है कि जो दलित वोट बैंक है वो किधर शिफ्ट होता है। क्योंकि जो दलित वोट बैंक और जो परस्पर विरोध उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहा है, जो इतिहास है, वो समाजवादी पार्टी वर्सेस दलित। क्योंकि जब बीएसपी की सरकार होती थी तो यादव मुस्लिम वर्सेस दलित होता था, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तो यादव मुस्लिम भारी पड़ते थे दलित पे। तो जो परस्पर जो झगड़ा है वो इन दोनों के बीच में है। बहुत अच्छी बात आपने बोली कि वो टेस्टिंग एक ये भी होने वाली, दलित वोट बैंक कहाँ जाएगा। राघवेंद्र, इसमें आपको जोड़ना चाहिए। और एक सवाल ये कि साख की लड़ाई किसके लिए है? वो जो दो कैंडिडेट हैं उनके लिए, या प्रतिष्ठा दांव पर किसी और की भी है? ना सिर्फ उम्मीदवारों की है बल्कि पार्टियों की भी है, दोनों पार्टियों की, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, बल्कि दो गठबंधन की भी है, एनडीए और आईएनडीआईए, जिसका मैंने जिक्र किया। ये बात विनय जी ठीक कह रहे हैं कि जिसकी सरकार होती है आमतौर पे उपचुनाव के नतीजे सरकार के पक्ष में जाते हैं, उस पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है उसके पक्ष में जाते हैं। लेकिन इस बार मुकाबला दिलचस्प है और कांटे का भी है, और इसलिए एड़ी चोटी का जोर लग रहा है, क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तक। मैं आखिरी सवाल दोनों से लूंगा। असेसमेंट भी हम चुनावी पंडित और हम पत्रकार होने के नाते करते हैं। आपको लगता है कि एक तो पहला सवाल इसी से निकल आता है असेसमेंट का कि सत्ता के खिलाफ क्या इस तरह की लहर है कि बहुत बड़ा बदलाव हो, इसी से जोड़ते हुए कि नब्ज क्या टटोली जा सकती है, क्या पढ़ा जा सकता है कि सेंटिमेंट क्या कहता है घोसी के लोगों का? देखिए, जो कद है दारा सिंह का, मंत्री रहे हैं, और ये मैसेज जनता में देने की पूरी कोशिश की है बीजेपी ने कि अगर जनता ने उनको जिता के भेजा तो वो फिर से सरकार का हिस्सा बनेंगे, मंत्री बनेंगे। इसका कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा अगर जनता महसूस करेगी कि हमारा विधायक अगर मंत्री बनता है तो विकास ज़्यादा होता है। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा मैंने पहले कहा कि समाजवादी पार्टी की सीट थी, उसके बाद फिर पाला बदला, तो समाजवादी पार्टी बहुत आश्वस्त इस बात को लेकर है कि जो कार्यकर्ता, जो वोटर हमारे साथ थे, इंटैक्ट थे, वो भी इस बार साथ देंगे और ज़्यादा मुखरता से बाहर आएंगे, वोट देंगे। तो उन्हें लगता है कि हमारे उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है, ऐसा उनका दावा है। सर आपका? देखिए, वहाँ पे एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर नहीं है, फैक्टर दूसरा है। फैक्टर एक तो था कि छत्री प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने दिया, और विपक्ष ने ये फैलाने का काम किया कि योगी आदित्यनाथ का सपोर्ट नहीं है। वो नहीं चाहते थे कि दारा सिंह चौहान को फिर से वहाँ से टिकट दिया जाए, लिहाजा जो सत्ता का एक रसूख होता है और जो उसका इम्पैक्ट होता है वो न पड़े। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वहाँ जा कर के ये मैसेज क्लियर कर दिया कि दारा सिंह चौहान एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा दिया गया प्रत्याशी है, लिहाजा इसको जिताने का काम करिए, मतभेद मनभेद में न पड़िए, सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, योगी आदित्यनाथ का सपोर्ट है। अब जा कर के वहाँ जो लड़ाई है वो दिलचस्प हो गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ नहीं जाते और उस तरीके से, जिस तरीके से उनका स्पीच था वो नहीं होता, तो शायद समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी था। लेकिन योगी आदित्यनाथ के जाने के बाद निश्चित तौर पे आपको समीकरण आने वाले दिनों में बदलता दिखाई। सारा संशय उन्होंने मिटाने की कोशिश की और ये समझाने की कि जनता ये समझे कि बीजेपी भी एकजुट होकर लड़ रही है, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन एकजुट होकर लड़ रहा है या नहीं, ये तो नतीजे साफ कर पाएंगे। और ये बड़ा दिलचस्प चुनाव है, 24 की गणित को समझना है तो इस रास्ते से होकर जाएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ तस्वीर यहाँ से निकल कर आएगी। शुक्रिया पवन आपका और राघवेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरीके से और डिटेल से जानने के लिए, किसी खबर को और गहनता से समझने के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल के साथ। नमस्कार।